हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए कहानी। शीर्षक है सुदर्शना। लेखिका हैं नीरजा हेमेंद्र। नीरजा हेमेंद्र जी हिंदी की एक सशक्त कथाकार हैं। उनकी लिखी सामाजिक एवं पारिवारिक कहानियाँ पाठकों और श्रोताओं को अंत तक बांधे रखने में सक्षम होती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये एक छोटा सा गांव है नरहरपुर। कहने को तो ये गांव ही है। गांव के सभी चिन्ह भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे गांव के पश्चिम दिशा में 10-12 फरलांग की दूरी पर गांव का बड़ा पोखर, गांव के मध्य मंदिर व मंदिर के प्रांगण में बाईं ओर छोटा सा ताल तथा गांव के चारों ओर दूर दूर तक खेत खलिहान, बाग बगीचों का फैलाव है। इन चिन्हों के साथ नरहरपुर पूरी तरह से गांव है, किंतु न जाने कब और कैसे शहर की विषैली हवा इस गांव तक आ पहुंची। हरे भरे खेतों के बीच में अब सीमेंट के पक्के मकान बनने लगे हैं। 5वीं कक्षा तक के सरकारी विद्यालय के अतिरिक्त आगे की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए कोई सरकारी स्कूल भले ही ना हो, किंतु बिजली के तार और टीवी के केबल पूरे गांव में लग गए हैं। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वे गांव के प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। गांव में कई प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं। 5वीं कक्षा से आगे सरकारी विद्यालय न होने के कारण गांव में इन विद्यालयों का धंधा चोखा होने लगा है। गांव भी बड़ा होता जा रहा है, आबादी व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से। यही कोई 7-8 माह हुए हैं सुदर्शना को इस गांव में ब्याह कर आए हुए। तब से अब तक नरहरपुर में काफ़ी बदलाव आ गया है। लोगों की शिक्षा में अधिक सुधार तो नहीं आया है, अपितु यहाँ के युवा फैशनेबल कपड़े, मोबाइल फ़ोन, फिल्मी गानों आदि के शौकीन होते जा रहे हैं। घरों में सोफ़ा, फ्रिज, रंगीन टीवी आदि सुख सुविधा की चीज़ें लोगों की आवश्यकता बनती जा रही है। किसी घर में इस तरह की कोई चीज़ यदि आ गई तो पड़ोसी भी चाहता है कि वो चीज़ उसके घर में भी आ जाए, भले उसे उस चीज़ की आवश्यकता ना हो। एक दूसरे के होड़ और प्रतिस्पर्धा की भावना गांव में बढ़ती जा रही है। सुदर्शना की ससुराल यहाँ के खाते पीते परिवारों में शामिल है। घर में सास ससुर, पति के अतिरिक्त देवर, ब्याहने योग्य 2 नंदें हैं। खेती बाड़ी के अतिरिक्त दरवाजे पर बाइक व ट्रैक्टर भी हैं। सुदर्शना के माता पिता ने उसका ब्याह समृद्ध परिवार देखकर किया है। सुदर्शना का मायका यहाँ से लगभग 14 कोस दूर जोखनपुर गांव में है। विवाह के पश्चात पहली बार उसका मर्द छोटे लाल उसे ट्रैक्टर से लेकर मायके गया था। आधे घंटे के भीतर वो अपने पीहर पहुंच गई थी। बड़ी खुश थी वो अपने मर्द के साथ पहली बार ट्रैक्टर से माई बाबू के घर जाकर। उसके बाबू छोटे किसान हैं। थोड़े से खेत, एक कच्चा घर, दरवाजे पर बंधी 2 गायें, बस यही उसके पिता हरक की संपत्ति है। किंतु वो प्रसन्न है कि अपनी पुत्री सुदर्शना का विवाह उन्होंने खाते पीते घर में किया है। सुदर्शना को ट्रैक्टर से घर आया देखकर उसके माई बाबू, छोटे भाई बहन सभी खूब प्रसन्न हो गए। खुश क्यों ना हो भला। दरवाजे पर ट्रैक्टर होना गांवों में संपन्नता की निशानी मानी जाती है। सुदर्शना माँ के घर ट्रैक्टर से आई है। गांव में आसपास ब्याही लड़कियां पति के साथ साइकिल से या कभी कभी पैदल ही मायके आ जाती हैं। सुदर्शना की माई ने हैसियत भर अपने दामाद छोटे लाल का स्वागत सत्कार किया। दोपहर के भोजन में स्वादिष्ट पकवान बनाए, जो सुदर्शना के यहाँ कभी कभार तीज त्योहार आदि में बनाए जाते हैं। भोजन करने के उपरांत शाम को छोटे लाल ट्रैक्टर लेकर चला गया। सुदर्शना 2-4 दिन यहाँ रहेगी। माँ गांव के पंडित से साइद घड़ी पूछकर दिन और जतरा तय कर सुदर्शना के ससुराल में संदेशा कहलवा देगी। तत्पश्चात कोई आकर सुदर्शना को विदा कराकर ले जाएगा। समय अपनी गति से चलता है। 10 दिन हो गए थे सुदर्शना को पीहर आए। सुदर्शना ने सोचा था कि वो माँ के घर 2-4 सप्ताह रहेगी, गांव की अपनी सखियों, हम उम्र चाचियों काकियों से मिलेगी, खूब घूमेगी। किंतु पंडित से सुदर्शना की विदाई का दिन और साइद घड़ी पूछकर हरकू ने गांव के व्यक्ति से उसकी ससुराल में कहलवा दिया। एक दिन छोटे लाल आया और सुदर्शना को विदा कराकर ले गया। आखिर ब्याहता लड़की को हरकू कितने दिन अपने घर में रख सकता था। दूसरी बार शीघ्र ही सावन में माँ के घर वो पुनः आई। इस बार भी उसका मर्द छोटे लाल उसे ट्रैक्टर से छोड़ गया। माई बाबू के पूछने पर उसने बता दिया कि ससुराल में उसके प्रति सबका व्यवहार ठीक है, सभी उससे खुश हैं। हफ्ते 10 दिनों के पश्चात छोटे लाल आया और उसे विदा कराकर ले गया।
माई बाबू ने विदाई में उसे अपनी हैसियत के अनुसार सामान देकर विदा किया। ससुराल पहुंचकर सुदर्शना मन लगाकर घर के काम काज व सबकी सेवा करने लगी। घर से कुछ रुपए पैसे लाई कि इस बार भी ऐसे ही चली आई। रसोई के काम समाप्त कर सुदर्शना आंगन में बैठकर बर्तन मांज रही थी कि पीछे से उसकी सास के स्वर उसके कानों में पड़े। उसने पलट कर देखना चाहा कि वो किससे कह रही हैं। सुदर्शना हड़बड़ा गई ये देखकर कि उसकी सास उससे ही कह रही हैं, पर किस संदर्भ में, ये जानने के लिए वो अपनी सास से पूछ बैठी, क्या हुआ माता जी? हुआ क्या? क्या तुम नहीं जानती? पहली बार आई गई किसी ने कुछ ना कहा, इस बार भी बिना नकदी लिए चली आई। सुदर्शना हक्का बक्का अपनी सास को देखे जा रही थी। बर्तन मांजते हुए उसके हाथ रुक गए थे। तुम्हारे माई बाप तो ब्याह में एक बार खर्च करके छुट्टी पा गए और हमारे सर पर तुम्हें बैठा दिया। ये सब सुनकर सुदर्शना को रोना आ रहा था। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को तो पता है कि द्वार पर 4 चीज़ें हैं जिनमें पैसा लगा है। उन चीज़ों से ही गांव में इज्जत है, रुतबा है। तुम जिस ट्रैक्टर पर चढ़कर बप्पा के घर गई रहो वो बैंक से कर्जा लेकर लिया है, जिसका महीने महीने पैसा जाता है। इज्जत तो तुम्हारे बाप की भी गांव में बढ़ी थी, उसका भी फर्ज था कि कुछ नहीं तो ट्रैक्टर के ही पैसे दे। सुदर्शना चुप। एक शब्द भी जबान से नहीं निकल पा रहा था, किंतु मन ही मन काँप रही थी। उसने किसी प्रकार अपनी रुलाई रोक रखी थी। खरी खोटी सुनाकर उसकी सास बाहर दालान में चली गई, जहाँ सुदर्शना का पति, देवर, ननदें व ससुर सभी इकट्ठा बैठे थे। अब आए दिन ही नहीं बल्कि दोनों पहर यही होने लगा। सास ननदें तो डांटती ही रहती थीं, अब देवर व उसका पति छोटे लाल भी सुदर्शना को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सुदर्शना दिन रात रोती रहती। कभी कभी सोचती कि क्या ऐसे ही उम्र कट जाएगी, अपमान व जिल्लत सहते सहते। सुदर्शना का गांव भी यहाँ से दूर है, अपने मन की बात कैसे अपने माई तक पहुँचाए? यदि किसी प्रकार ये बात माई बाबू तक पहुँची भी तो वे कहाँ से दहेज लोभियों की मांग पूरी करेंगे? यदि दहेज न मिलने के कारण ये लोग मुझे छोड़ देंगे तो गांव में मेरे माई बाबू की कितनी बदनामी होगी। मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, उनके लिए वर ढूंढते समय बाबू लड़के वालों से क्या कहेंगे कि एक बेटी को उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। लड़कियों को ससुराल वाले जब छोड़ देते हैं तो उपहास लड़की और उसके घर वालों का ही उड़ाया जाता है, भले ही लड़की निर्दोष हो। किंतु समाज परित्यक्ता पर ही हंसता है, लड़के वालों पर नहीं। यही हमारे समाज की विडंबना है। और लड़की की नियति, सुदर्शना भी तो ससुराल में जी जान से सबकी सेवा कर सबको प्रसन्न रखना चाहती है, किंतु परिस्थितियां दुरूह होती जा रही हैं। छोटे लाल तो उसे मारता ही है, वो उसे अपना पति समझकर उसकी मार सहन कर लेती है। अब उसकी सासू माँ भी उसे मारने से नहीं हिचकती। सुदर्शना जानती है इन सब के पीछे एकमात्र कारण मायके से दहेज के पैसे मंगवाना है। उस दिन सुदर्शना को रात भर नींद नहीं आई जब उसकी सास ने उससे कहा कि अपने बाप के घर जाकर 50,000 रुपये लाओ, नहीं तो हम छोटे लाल का दूसरा ब्याह कर देंगे। और तो और उसके ससुर ब्रजलाल भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए सामने खड़े थे। सुदर्शना सोचती रही कि उसके बाबू ने कितनी धूमधाम से उसका ब्याह किया था। दहेज में बर्तन, गहने, कपड़े, अनाज, नगदी सब कुछ दिया था। दहेज की इतनी सारी वस्तुएं देख रिश्तेदारों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। उसकी 2 अन्य बहनें भी हैं। बाबू खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? पूरा परिवार भूखा मरेगा, क्योंकि बाबू के पास जो कुछ भी है वो एक बिस्वा खेत ही है। इससे ही पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। सुदर्शना बाबू के पास पैसे मांगने कभी नहीं जाएगी। दहेज लोभियों का मुंह भरने के लिए ये उपाय सही नहीं है। दहेज का लोभ सुदर्शना के ससुराल वालों के मन में समा चुका था। उनके नेत्रों पर लोभ का आवरण इस प्रकार छा गया था कि उन्हें यह भी भान न था कि उनकी भी 2 बेटियां हैं। यदि उन्हें भी इसी प्रकार लोभी ससुराल मिली तो वे क्या करेंगे? उनकी दहेज की मांग कब तक पूरी करते रहेंगे? अपमान और जिल्लत सहन कर करके सुदर्शना के दिन रात व्यतीत होते जा रहे थे। उसके ब्याह को 1 वर्ष होने को है। सुदर्शना ने निश्चय किया कि वो अपने बाबू से दहेज के पैसे कभी नहीं मांगेगी। दहेज लोभियों की पिपासा शांत करने का ये उपाय सही नहीं है, बल्कि वो कोई काम करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। उसने सुना है कि गांव में एक मैडम आती हैं, वो गांव की औरतों को सिलाई सिखाती हैं, उनके सिले कपड़े शहर में ले जाकर बेचती हैं। गांव की अनपढ़ औरतें काम सीखकर कुछ पैसे कमा ले रही हैं, जो उनकी घर गृहस्थी, बच्चों की शिक्षा में काम आ रहा है। सुदर्शना तो फिर भी कक्षा 5 उत्तीर्ण है। उसके गांव में कक्षा 5 तक ही विद्यालय था, अन्यथा वो आगे अवश्य पढ़ती।
एक दिन सुदर्शना सिलाई सीख रही गांव की एक महिला के साथ सिलाई सिखाने वाली उस मैडम से मिली और काम सीखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने सहर्ष सुदर्शना को सीखने के लिए आने को कहा। विदाई में माए के दिए नए कपड़े लेकर सुदर्शना दूसरे दिन से सिलाई केंद्र जाने लगी। सिलाई केंद्र जाने से पहले वो घर में सबके लिए भोजन बनाकर चौका बर्तन करके रख देती। सिलाई सीखने में सुदर्शना का खूब मन लग रहा था। सिलाई सिखाने वाली मैडम उसके काम से अत्यंत प्रसन्न थीं। सप्ताह भर हुए थे सुदर्शना को काम पर जाते हुए। एक दिन वो सिलाई केंद्र से लौटी ही थी कि तेरी इस कमाई से ट्रैक्टर के पैसे जमा होंगे। उसको गाली देते हुए बोला, गांव में घूमती है और आवारागर्दी करती है। उसका पति छोटे लाल दालान में बैठा था। सुदर्शना गालियां और मार खाती रही, किंतु वो कुछ नहीं बोला। अपनी कोठरी में जाकर सुदर्शना फूट फूट कर रोई। उसका रोना सुनने वाला, उसकी पीड़ा सुनने समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो भरपूर रोई, इतना कि आंखें सूज गईं, गला रुंध गया। आंचल से अपने आंसुओं को पोंछा तथा स्वयं को समझाया तथा मन ही मन कुछ निश्चय किया और शांत हो गई। सुदर्शना के गांव में पड़ोस में रहने वाले पटवारी काका के घर अखबार आता था। सुदर्शना प्रतिदिन उनसे मांग कर अखबार पढ़ती थी। उसमें ही पढ़ा था कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। दहेज के लिए बहुओं के साथ मारपीट, गाली गलौज, बदसलूकी आदि ससुराल वाले नहीं कर सकते हैं। ये भी कि दहेज के लिए कोई पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। यदि छोड़ता है तो उसे आजीवन पत्नी के भरण पोषण का खर्च देना होगा। सुदर्शना अपने परिवार वालों को सद्बुद्धि देने के नियम कानून जानती है, किंतु वो ये सब नहीं करेगी। सेवा व प्रेम से इनका हृदय जीत लेगी। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। गालियाँ तो प्रतिदिन ही सुदर्शना को खाने को मिलती थीं। वो अपनों की गालियों का बुरा नहीं मानती। आज सुदर्शना प्रतिदिन की भांति घर के सारे कार्य करने के पश्चात सिलाई केंद्र के लिए निकली थी कि घर के बाहर सड़क पर उसका देवर न जाने कहाँ से आया और उसे मारने लगा। वो देवर की मार से बचने का प्रयत्न कर ही रही थी कि उसकी सासू माँ भी देवर के साथ मिलकर उसको बुरी तरह मारने लगी। तेरे से हम सब कह रहे हैं कि अपने बाप के घर से 50,000 रुपये लेकर आ, वो तो तुमसे हुआ नहीं, अब हमारे खानदान में तू कमाने निकली है। क्रोध में सुदर्शना की सास बड़बड़ाती जा रही थी, गालियां देती जा रही थी। पूरे गांव के सामने स्वयं को पिटता देख सुदर्शना लाज से पानी पानी हो रही थी। पिटाई से बचने के लिए वो अपनी सास व देवर का हाथ पकड़ने का प्रयत्न कर ही रही थी कि उसका ससुर ब्रजमोहन डंडा लेकर चला आया। डंडे की मार से सुदर्शना गिर पड़ी। सुदर्शना को वहीं छोड़कर सभी घर चले गए। इतने में सुदर्शना का पति छोटे लाल आया। वो भी गिरी पड़ी सुदर्शना को लात घूंसों से मारने लगा। सुदर्शना मार खाती रही और पीड़ा से चिल्ला चिल्ला कर अपने माई बाप को पुकारती रही। पूरा गांव चारों ओर खड़ा होकर तमाशा देखता रहा था, किंतु किसी ने भी उन्हें रोकने का साहस न किया। सबके चले जाने के पश्चात सुदर्शना उठी और सिलाई केंद्र न जाकर अपनी कोठरी में जाकर रोने लगी। पूरा बदन छिल गया था। डंडे के चिन्हों से पीठ और कलाइयाँ भरी पड़ी थीं। सहसा सुदर्शना ने एक साहसिक निर्णय लिया जो उसकी ससुराल वालों की सोच से परे था। सुदर्शना ने एक कागज़ पर यहाँ के थानेदार के नाम अर्जी लिखी। आज 5 तक की शिक्षा सुदर्शना के काम आ रही थी। वो सोच रही थी कि उसके माई बापू ने यदि उसकी इतनी भी शिक्षा न दिलाई होती तो आज वो अपने लिए इतना भी न सोच पाती। उसने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट कर घर से निकाल देने तथा अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाते हुए अर्जी लिखी, जिसमें सास ससुर, देवर रोशनलाल व पति को नामजद किया। दोनों नंदों के नाम उसने छोड़ दिए, ये सोचकर कि ये लड़कियां हैं, ब्याह कर एक दिन इन्हें ससुराल जाना होगा। ससुराल में जीने और गुजर बसर के मार्ग इतने सरल नहीं होते, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। अर्जी लेकर सुदर्शना घर से निकली। सिलाई केंद्र वाली मैडम जी से चौकी का पता पूछा और 1.5 कोस पैदल चलकर दूसरे गांव में बनी एकमात्र पुलिस चौकी पर जा पहुंची। दरोगा जी को उसने अर्जी दी। दरोगा जी को उसके बाहों पर पड़े डंडे के नीले निशान भी दिखाए। दरोगा जी ने उसकी रपट लिखी तथा सब कुछ ठीक करने का आश्वासन देते हुए उसे घर जाने के लिए कहा। घर आकर सुदर्शना कोठरी में लेट गई। दिन का तीसरा पहर ढल रहा था। शाम होते होते दरोगा साहब दरवाजे पर आ गए। उस समय सभी घर में थे। उन्होंने कड़कती आवाज़ में ससुर ब्रजलाल, देवर रोशनलाल, सास सवित्रा और उसके पति को बुलाया। उन्हें कानून की भाषा में समझाया कि तुम लोगों पर दहेज के लिए बहू का उत्पीड़न, मारपीट, उस पर जानलेवा हमला करने तथा दहेज के लिए घर से बाहर निकालने का प्रमाण साबित हो गया है। तुम लोगों के विरुद्ध रपट लिख ली गई है।
अब तुम सबको जेल जाना पड़ेगा। सुदर्शना ने देखा कि दरोगा की बात सुनते ही उसे सड़क पर डंडे से पीटने वाला व्यक्ति बृजलाल थर थर काँप रहा था। माई बाप, हुजूर, क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती ना होगी, कहते हुए बृजलाल दरोगा के पैरों पर गिर पड़ा। पूरा गांव दरवाजे पर खड़ा आज पुनः इस घर का तमाशा देख रहा था। हमें क्षमा कर दो साहब, गिड़गिड़ाते हुए सुदर्शना की सास ने कहा। सुदर्शना को गालियां देने वाले छोटेलाल व रोशनलाल की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। सब हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। वे सुदर्शना से भी गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांग रहे थे। गांव के लोग सुदर्शना की प्रशंसा कर रहे थे। वे सभी बृजलाल की दबंगई व लालची स्वभाव से परिचित थे। सुदर्शना ने दरोगा जी से विनती की कि इस बार वो इन सबको क्षमा कर दें। दरोगा जी ने उनसे शपथ पत्र लिखवाया कि यदि दोबारा वे ऐसी गलती करेंगे तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि छोटेलाल की बीवी बहुत पढ़ी लिखी है। सुदर्शना सोच रही थी कि यदि उसे आगे और पढ़ने के अवसर मिलते तो जीवन की राहें और सुगम हो जाती। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी सुदर्शना। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने वाली एक युवती की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।